हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। गाइस, मैंने आप लोग को कल ही इन्फॉर्म कर दिया था थर्ड बोनस वीडियो में कि हो सकता है संडे को मुझे कोई काम से जाना पड़े, इसीलिए 3 वीडियोस आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई कंफर्म नहीं था। ये वीडियो भी कितना बड़ा होगा मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूंगा कि कम से कम 20 मिनट का तो ये हो ही। और आप लोग को मुझे ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरे पास जब भी टाइम होता है मैं बोनस वीडियो को क्रिएट कर देता हूं और 3 वीडियो एक्सप्लेन करता हूं। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करिए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जब भी मेरे पास जितना भी टाइम होता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके गाइस, तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे पता है कि ये जो जर्नी होने वाली है काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। यहाँ जियोयान कूटेगा भी और लूटेगा भी, तो कुटाई और लुटाई दोनों को हम लोग एंजॉय करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पिछले वीडियो को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा होता है जियोन ने उन दोनों ब्रदर्स को छोड़ दिया था, साथ ही साथ उन्हें टियर 3 की मेडिसिनल पिल भी दे दी थी, लेकिन उन्होंने जियोन को धमकी दी थी कि ये मामला भी खत्म नहीं हुआ और हम आपसे जरूर मिलेंगे। जिसके बाद जियोन बेहोश हो गया था। कुछ दिन बाद उसे होश आया, जिसके बाद जियोन को फर्स्ट मेडिसिनल इंग्रेडिएंट भी मिल गया था, क्योंकि एल्डर्स ने उन्हें एक स्टोरेज रिंग दी थी। लेकिन जियोन को अभी भी एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की जरूरत थी, जो कि था सोल कैप्चरिंग फ्रूट। हालांकि सेकंड एल्डर जियोयान को उसका जगह का लोकेशन तो बता देते हैं, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद जियोन उन्हें गुड बाय कहता है और वहां से निकल पड़ता है। अब तक जियोन की डुईकी जो थी वो 50% ही रिकवर हुई थी, जिसके कारण जियोन अपनी अच्छी हालत में बिल्कुल भी नहीं था। रास्ते पे जाते हुए जियोन को सन हेक्सी मिल जाता है, जिसके साथ जियोन की फाइट होती है, जहाँ पे जियोन अपने स्काई डायमंड पपेट का यूज करता है, लेकिन सन हेक्सी जियोन के पपेट को कैद कर देता है और जियोन की देह धुलाई पे देह धुलाई करता है, क्योंकि जियोन अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। लेकिन तभी जियोन का पपेट एक बार फिर से फ्री होता है और रियल डाउडी बन जाता है। और इसके बाद सन एक्सी की जमकर फुड़ाई करता है, तो सन एक्सी कहता है कि खोपड़े का झोपड़ा उड़े इससे पहले यहाँ से फूट लेते हैं। और वहीं पे मैं एपिसोड को एंड कर देता हूँ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहाँ पे हमें सन एक्सी दिखाया जाता है, जो कि एक अजीब तरीके की फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा होता है और उसकी डुईकी काफी ज्यादा फ्लैक्चुएट हो रही होती है, जिसे देखकर जॉन तुरंत ही कहता है एक हेडेन टेक्निक। जिसके बाद जॉन कहता है मुझे नहीं पता मैंने नॉर्दर्न किंग की लिमिट क्या है, चलो आज इसे टेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जॉन वहीं पे पालथी मारकर बैठ जाता है और अपने फ्लेम मंत्रों को एक्टिवेट करके अपनी मेडिसिनल पिल को रिफाइन करने लगता है। वहीं पे सन हेक्सी की बॉडी का जो ऑरा होता है वो भी अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और बढ़ते बढ़ते वो डाउडी 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वो सीधा ही अपने पंच को क्रिएट करके नॉर्दर्न किंग की तरफ भी बढ़ने लगता है। और जैसे ही उसका पंच नॉर्दर्न किंग से टकराता है तो नॉर्दर्न किंग 10 से 12 कदम तक जाता है पीछे, जबकि सन हेक्सी 2 ही कदम पीछे जाता है। और इसके बाद एक बार फिर से कहता है एक बार फिर से, और एक बार फिर से पंच से अटैक करके जियोयान के नॉर्दर्न किंग को हवा में उड़ता हुआ भेजता है और अपने आप को वो डुईक्यू की हेल्प से स्टेबल करता है। जिसके बाद वो कहता है आखिरकार ये पपेट केवल एक पपेट ही है, इसका कंपैरिजन एक जीवित पर्सन से नहीं किया जा सकता। और इसके बाद उसका राइट पैर तुरंत ही आगे बढ़ता है और जियोयान के नॉर्दर्न किंग की छाती पे पटक देता है। उस पैर के पड़ते ही जियोयान की नॉर्दर्न किंग की जो चेस्ट होती है वो अंदर की तरफ धस जाती है और उसमें क्रैक बन जाते हैं। ये देखकर सन हेक्सी कहता है पहले तुम काफी ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे थे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ पावर क्या होगी। और इसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत ही उसकी डुईक्यू निकलकर काफी सारे एरो में चेंज होती है और लाइट की किरण की तरह नॉर्दर्न किंग की बॉडी में घुस जाती है। जिसके बाद नॉर्दर्न किंग की बॉडी में होता है ब्लास्ट और नॉर्दर्न किंग काफी ज्यादा पीछे जियोयान के पास तक चला जाता है। तभी जियोयान भी फील करता है कि कोई चीज उसकी तरफ बढ़ रही है। जिसके बाद जियोयान अपनी जगह से तुरंत ही खड़ा हो जाता है और देखता है नॉर्दर्न किंग उसी की तरफ आ रहा था, तो तुरंत ही डॉच करता है। हालांकि तब इस सन हेक्सी अपनी जगह से गायब होकर सीधे ही अपने क्लॉक को जियोयान की हेड की तरफ चार्ज कर देता है। सन हेक्सी के अटैक को देखकर जियोयान के पास उससे डॉच करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए जियोयान अपने ग्रेट वे ऑफ दाव को अपेयर करके तुरंत ही सन हेक्सी के आने वाले अटैक की तरफ चार्ज कर देता है। और इसके साथ ही जियोयान भी अपने ग्रेट वे ऑफ दाव में गायब हो जाता है, जो देखकर सन हेक्सी तुरंत ही कहता है आखिरकार जियोयान कहाँ गया है, क्योंकि उसने देखा था कि उसका क्लॉ अटैक भी जियोयान से नहीं टकराया था और जियोयान का ऑरा भी पूरी तरीके से गायब हो गया था। हालांकि सन हेक्सी जल्दी ही ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके फादर ने बताया था कि जॉन के पास ग्रेट वे ऑफ दाव की एनर्जी है, जो कि किसी के भी ऑरे को छिपाने में कैपेबल थी। इसलिए वो तुरंत ही कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ग्रेट वे ऑफ दाव की एनर्जी है, तुमने अभी भी इसे पूरी तरीके से नहीं समझा, तुम कब तक इसके अंदर छिपे रह सकते हो, आज तुम बच के नहीं जा पाओगे। सन हेक्सी को अच्छी तरीके से पता था कि जॉन का नॉर्दर्न किंग अभी भी यहीं पर है, जिसका मतलब कि जॉन आसानी से तो यहाँ से नहीं जाएगा। आखिरकार ये पपेट डाउडी लेवल का था, जिसका अट्रैक्शन भी काफी बड़ा था। जिसके बाद सन हेक्सी तुरंत ही अपनी डुईक्यू को अपेयर करके चारों तरफ डुईक्यू स्टॉर्म को क्रिएट कर देता है और तुरंत ही कहता है जियोयान मेरे सामने आओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। उसे पता था कि डुईक्यू स्टॉर्म के अंदर जियोयान अगर यहाँ पे होगा तो बिल्कुल भी छिप नहीं पाएगा। और इस स्टॉर्म के अपेयर होते ही स्पेस पे अचानक एक जगह एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है और ये अपना जियोयान होता है। ये देखकर सन हेक्सी तुरंत ही कहता है आओ और मरो। और इसके बाद वो सीधा ही जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है और उसका अटैक सीधा ही जियोयान की चेस्ट होती है।
हालांकि तभी जोयान एक ही थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग को मैसेज भेजता है और नॉर्दर्न किंग की बॉडी में काफी सारे ब्लैक कलर के लाइटिंग बोल्ट अपेयर होने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही सन हेक्सी और जोयान के बीच में अपेयर हो जाता है। इस टाइम पे ब्लैक लाइटिंग नॉर्दर्न किंग की पूरी बॉडी में उसके पार्ट की तरह ब्लैक लाइटिंग पाइथन की तरह घूम रही होती हैं और जुआन के एक ही ऑर्डर के साथ तुरंत ही सन हेक्सी के हैंड की तरफ अटैक भी कर देती हैं और इसकी टक्कर के साथ सन हेक्सी काफी ज्यादा पीछे की तरफ चला जाता है और लगभग 100 कदम के बाद वो बड़ी मुश्किल से खुद को रोकता है, जिसके बाद वो कहता है जो यान, मैं तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसके बाद वो तुरंत ही एक सील के साथ कोल्ड आइस डोमेन को अपेयर करके सैटरिंग स्टार ब्रेक के साथ अपने पावरफुल अटैक को डुई की पिलर में चेंज करता है और जो यान के नॉर्दर्न किंग की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि उसी टाइम पे नॉर्दर्न किंग भी अपना पैर जमीन पर पटकता है और बर्फ की परत तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो अभी अभी नॉर्दर्न किंग की बॉडी के अपेयर चारों तरफ हुई थी। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग की पूरी बॉडी अपनी चोटों से उबर चुकी होती है और नॉर्दर्न किंग इस टाइम पे जो पंच का अटैक कर रहा था उसके साथ ही साथ नॉर्दर्न किंग के पंच से ब्लैक लाइटिंग भी शूट हो रही थी, जिसके कारण उसके पंच की पावर कई गुना ज्यादा बूस्ट अप हो रही थी। नॉर्दर्न किंग के अटैक से अपने आसपास के फ्लेम डोमेन क्रैक होता देखकर सन हेक्सी तुरंत ही नॉर्दर्न किंग की तरफ आ जाता है और अपने बाएं हाथ को तुरंत ही नॉर्दर्न किंग की चेस्ट की तरफ शूट कर देता है। वो अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाता है तो तुरंत ही एक ब्लैक लाइटिंग बोल्ट तुरंत ही उसके पूरे हाथ को ढक लेता है और इसके बाद एक ब्लास्ट की आवाज आती है, जिसमें सन हेक्सी लगभग 3 से 4 कदम तक पीछे की तरफ जाता है, जबकि जोयान का नॉर्दर्न किंग अपनी ही जगह पर खड़ा था। ये देखकर सन हेक्सी काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसने ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी कि नॉर्दर्न किंग उसे दबा सकता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये पपेट ये इतना अजीब कैसे है, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद सन हेक्सी तुरंत ही नॉर्दर्न किंग की बॉडी के आसपास तैर रही लाइटिंग्स को देखकर तुरंत ही कहता है पहले की टक्कर में तो लाइटिंग नहीं थी, लेकिन इस बार की टक्कर में लाइटिंग ने मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और शायद कुछ लाइटिंग मेरी बॉडी के अंदर भी जा चुकी है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये सब इस थंडर लाइटिंग की वजह से है। हालांकि जोयान भी नॉर्दर्न किंग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज तो जोयान ने भी नहीं सोचा था, जो कि अभी अभी उसे नॉर्दर्न किंग पे दिखा था। इस टाइम पे नॉर्दर्न किंग ब्लैक कलर के लाइटिंग बोल्ट का यूज करने में कैपेबल था और ये फर्स्ट टाइम था जब जोयान ने नॉर्दर्न किंग को ब्लैक लाइटिंग बोल्ट को यूज करते हुए देखा था। जोयान को अच्छी तरह से पता था ये लाइटिंग बोल्ट नॉर्दर्न किंग ने पहले ही रिफाइन कर लिए हैं और ये अब उसकी बॉडी का पार्ट है और उसकी पावर का भी, जैसे कि हेवनली फ्लेम जोयान की बॉडी का पार्ट है और जोयान जब चाहे उसे यूज कर सकता है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं छोटे साथी तुम्हारी ये पपेट ना तो लाइटिंग बोल्ट का भी यूज करना सीख लिया, साथ ही साथ लाइटिंग बोल्ट से इसकी पावर भी बढ़ती है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसका फ्यूचर तुमसे भी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इस टाइम पे ओल्ड गुयू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उनकी बात को सुनकर जोयान भी हेल्पलेस फील करता है, क्योंकि ये अचीवमेंट सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जिसके बाद जोयान सन हेक्सी की तरफ देखता है तो सन हेक्सी तुरंत ही कहता है मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये पपेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा और साथ ही साथ इतनी अजीब लाइटिंग को कंट्रोल करने में कैपेबल होगा। फिर भी आखिरकार ये पपेट है और ट्रू पावर के सामने ये केवल एक लाश के अलावा कुछ भी नहीं। तभी जोयान कहता है अगर ये लाश भी है तो भी ये तुमसे निपटने के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोयान का प्रेजेंट टाइम पे मानना था लाइटिंग के साथ नॉर्दर्न किंग की पावर इंटरमीडिएट डाउडी लेवल तक पहुंच चुकी है। तभी सन हेक्सी कहता है तो फिर मैं ट्राई करके जरूर देखना चाहूंगा और इसके बाद उसके हाथ में आइस ब्लू लॉन्ग स्वॉर्ड दिखाई देती है, जो कि सीधा ही नॉर्दर्न किंग की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर नॉर्दर्न किंग भी अपनी लाइटिंग से भरा हुआ एक पावरफुल पंच आगे की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद टकराने की आवाज आती है और पूरी ही वो जगह फ्लैक्चुएट होने लगती है और चिंगारियां उड़ने लगती हैं। जिसके बाद सन हेक्सी कुछ कदम तक पीछे जाता और अपनी कांपती हुई स्वॉर्ड को देख सकता था, यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी भी सुन्न हो चुकी थी। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है कितनी अजीब लाइटिंग है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक बार फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और टाइम भी धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे सन हेक्सी, जिसने अपनी पावर्स स्टार्टिंग डाउडी लेवल से हिडन टेक्निक की हेल्प से बढ़ाई थी, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं था। उसे भी पता था कि अगर वो थोड़ी देर तक और थका तो वो अपनी लिमिट में एग्जॉस्ट हो जाएगा, जिसके बाद जोयान उसे आसानी से मार सकता है। प्रेजेंट टाइम पे उसके पास अब दो ही ऑप्शन थे, या तो वो नॉर्दर्न किंग को खत्म करके जोयान को मार डाले या कि फिर यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। इस टाइम पे उनकी टक्करों के बीच में नॉर्दर्न किंग को जो भी चोटें लगती थी वो तुरंत ही हील अप हो जाती थी, जबकि सन हेक्सी की जो स्वॉर्ड थी उसमें काफी सारी दरारें आ चुकी होती हैं। ये देखकर सन हेक्सी उदास हो जाता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी की जो डुईकुई थी वो तेजी से फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गई है, जिसका मतलब हिडन टेक्निक के टाइम का ओवर होने का टाइम आ चुका है। ये दो अनएक्सपेक्टेड चेंज सन हेक्सी को काफी बुरी तरीके से डिमोटिवेट कर देते हैं। हालांकि वो कुछ सोच पाता कि तभी नॉर्दर्न किंग
किंग एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ता है। ये देखकर सन हेक्सी कहता है, बास्टर्ड, मैं तुम्हारे साथ जरूर लड़ूंगा। और उसके बाद अपनी डुईक्यू को फ्लक्चुएट करके एक अजीब सी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और इसके बाद उसके हाथ में उसकी डुईक्यू कंडेंस होने लगती है। इस टाइम पे उसके हाथ में जो अटैक चार्ज हो रहा था वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन तभी नॉर्दर्न किंग अपनी स्पीड के साथ सन हेक्सी के सामने अपियर हो जाता है। ये देखकर सन हेक्सी तुरंत ही कहता है, क्या? हालांकि वो कुछ कर पाता, लेकिन तभी नॉर्दर्न किंग का पावरफुल पंच एक बार फिर से उसकी चेस्ट पे टकराता है और फटे हुए गुब्बारे की तरह चारों तरफ खून ही खून बिखर जाता है। साथ ही साथ बॉडी के इनर ऑर्गन्स भी उसके साथ बाहर आ गए थे और सन हेक्सी इतनी तेजी से पीछे की तरफ गया था कि दीवार को फाड़ते हुए उसके अंदर समा गया था। हालांकि जैसे ही नॉर्दर्न किंग आगे बढ़ने वाला था कि तभी अचानक उसे अपनी चेस्ट पर दो गहरे निशान दिखाई देते हैं, जिसके कुछ ही सेकंडों बाद अचानक ही एक टकराने की आवाज आती है, जिससे आसपास की पूरी सुरंग हिलने लगती है। जॉन ने देखा था इस फ्लक्चुएशन से आसपास की सुरंग के जो भी दरवाजे और पत्थर के घर थे डिस्ट्रॉय हो गए थे और अंदर के ट्रेजर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस टाइम पे पलक झपकते ही सन हेक्सी और नॉर्दर्न किंग की फाइट को 2 दिन बीत चुके थे और किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सन हेक्सी वास्तव में फाइट की लास्ट में इतने पावरफुल अटैक को चार्ज करेगा, जो कि एक ही अटैक के साथ काफी सारे ट्रेजर रूम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ तक कि काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियरों की भी जान चली जाएगी। हालांकि इस स्टॉर्म के चक्कर में जोयान को ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था, लेकिन उसे भी कुछ हल्की फुल्की इंजरीज आई थी। हालांकि जोयान जिस चीज से सबसे ज्यादा नाराज था वो था कि जोयान के नॉर्दर्न किंग को भी इस अटैक से काफी हैविली इंजरीज हुई थी और जोयान अगले कुछ दिनों तक नॉर्दर्न किंग का यूज नहीं कर सकता था। आखिरकार डाउडी क्लास के फाइटर को अपंग करने वाली डुईक्यू को देखकर जोयान तुरंत ही समझ जाता है कम से कम लो लेवल स्पिरिट क्लास डू टेक्निक तो होनी ही चाहिए। जिसके बाद जोयान तुरंत ही 2 दिन बाद की उस फाइट को याद करता है जिसे सन हेक्सी और नॉर्दर्न किंग के बीच उसने देखा था। जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि सन हेक्सी के अटैक को एंग्री बुद्धा लोटस और एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जो देखकर जोयान समझ जाता है कि उसका फाउंडेशन सच में काफी ज्यादा अच्छा था। हालांकि जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि उसने अपनी पावर को कितनी मेहनत से गैदर किया था, इसीलिए जोयान हमेशा ही अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देता था और कभी भी ये नहीं सोचता था कि वो किससे वीक और किससे स्ट्रॉन्ग। जोयान को अच्छी तरीके से पता था लोगों के पास पहले से ही काफी सारे डू कौशल और डुईक्यू मेथड्स थे, लेकिन दूसरी ओर जोयान को उन सभी को गैदर करने के लिए लाइफ और डेथ की फाइटें करनी पड़ी थी। इसीलिए जोयान खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझता। हालांकि तभी गुयू भी कहते हैं, छोटे साथी, तुम्हें उदास और निराश होने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही तुम्हारे लिए काफी है। जिसपे जोयान भी अपना सिर हिला देता है और इसके बाद यही सोचने लगता है कि उसने सोचा था चार्ल्स क्लेन पहले ही एशियन फॉरेस्ट पे जा चुके होंगे, लेकिन अगर जोयान यहाँ पे सन हेक्सी से मिला था इसका मतलब था कि अभी तक कोई भी एशियन फॉरेस्ट के अंदर नहीं गया। जोयान को पता था कि वो लोग रॉक हॉल से तो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं हुए और यहाँ पे जोयान को पता था कि अगर वो 5 दिनों तक की जर्नी को करे तो उन्हें पकड़ सकता है। इसीलिए जोयान भी तुरंत एशियन फॉरेस्ट की साइड उड़ना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे सन हेक्सी जो कि फाइट कर रहा था नॉर्दर्न किंग से, वो पहले से ही काफी ज्यादा हेविली इंजर्ड होके उसी जगह पे घायल डला हुआ था और पालथी मार के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। इस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी में ब्लड ही ब्लड होता है, आधा चेहरा बैगनी और आधा चेहरा काला था और साथ ही साथ फटे हुए भिखारी की तरह वो लग रहा होता है। जिसके बाद वो खांसते हुए कहता है, जोयान, अगली बार मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाऊंगा। हालांकि तभी आवाज आती है, मुझे डर है कि तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। और इस वॉइस को सुनकर सन हेक्सी के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था उसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके रखा हुआ है और डाउडी के नीचे कोई भी वॉरियर उसे तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि एक हाफ मार्शल के लिए बिना उसे पता लगे उसके कमरे में एंटर होना तो ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, मैं 4 क्लोनों में से एक सन क्लेन का यंग मास्टर सन हेक्सी हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि दोस्त कौन है और आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? हालांकि तभी आवाज आती है, कितना कोइंसिडेंस है, मैं भी 4 क्लेन में से एक बाई क्लेन से बाई जान हूँ और मैं बाई क्लेन का यंग मास्टर हूँ। और इसके बाद अचानक एक खाली जगह क्रैक होकर भाईजान तुरंत ही उसके सामने अपियर होता है। ये देखकर सन हेक्सी तुरंत ही कहता है, मैं सोच रहा था कि कौन है ये, तुम हो कचरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड वे में भाईजान से बात कर रहा था, क्योंकि उसे पता था ये तो केवल एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है और भले ही वो हैविली इंजर्ड था, भाईजान के लिए उसे मारना आसान नहीं होगा। तभी भाईजान भी एक कोल्ड स्माइल पास करता है और सन हेक्सी को देखता है तो सन हेक्सी तुरंत ही कहता है, तुम सिर्फ एक हाफ मार्शल होने के बाद भी मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे भला कैसे मारोगे। उसकी बात को सुनकर भाईजान सिर्फ उसे देखता और कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इसकी कीमत फ्यूचर में जरूर चुकाओगे, शायद वो टाइम आ गया है। और इसके बाद वो एक एक कदम आगे बढ़ता और उसकी बॉडी से उसका पावरफुल ऑरा धीरे धीरे रिलीज होता जाता, जो कि बढ़ते बढ़ते एक काफी ज्यादा पावरफुल लेवल तक पहुंच जाता है और उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जुओ क्लेन के यंग मास्टर जुओ लिनसिक बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये देखकर सन हेक्सी के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और वो इविल स्माइल जो कि उसके चेहरे पर थी तुरंत ही गायब हो जाती है और उसकी आत्मा से उसे डर लगने लगता है और वो पूरी तरीके से कांपने भी लगता है।
जिसके बाद वो कांपते हुए कहता है तुम डाउडी डाउडी हो, तुम 2 स्टार डाउडी हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एशियंट फॉरेस्ट का एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग उसके अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। और इस टाइम पे कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह सन क्लेन के मेंबर्स का ग्रुप था और यहाँ पे हाफ एजेंट मैन बैठा हुआ था जो कि सन सुओ था। हालांकि किसी अनरोन रीजन से सन सुओ जिसने रॉक हॉल को छोड़ा था उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा होता है। जिसके बाद वो कुछ याद कर रहा होता है और दिल में बेचैनी को भी फील कर रहा होता है। हालांकि उसे लग रहा था कि कहीं सन हेक्सी को कुछ ना हुआ हो, लेकिन उसे पता था सन हेक्सी एक डाउडी लेवल का वॉरियर है और यहाँ पे बहुत कम ही डाउडी लेवल के वॉरियर एंटर हुए हैं जिससे उसे खतरा है उन्हें उंगलियों में गिना जा सकता था और उसे मारना इतना ज्यादा इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने आप को कंट्रोल करके रिट्रीट पे चला जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद संसो जिसकी आंखें बंद थी और वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, अचानक ही उसके फेस इंप्रेशन चेंज हो जाते हैं और इसके बाद काफी ज्यादा नाराजगी से वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से कांपने लगी थी। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास होते हुए और इमोशनल होते हुए तुरंत ही गोल्ड जेट टैबलेट को निकालता है और उसे ध्यान से देखते ही उसमें 2 वर्ड उसे दिखते हैं, हेक्सी। और इसके बाद अचानक ही उस जेट टैबलेट पे क्रैक आने लगते हैं और पूरी जेट टैबलेट क्रैक से भर जाती है। ये देखकर वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है हेक्सी, और उसके हाथ का जो जेट टैबलेट होता है तुरंत ही डिस्ट्रॉय होकर टुकड़ों में बदल जाता है और वो तुरंत ही कहता है नहीं। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा नाराज होता है जिससे चारों तरफ डुई की फ्लक्चुएशन आने लगते हैं और एनर्जी स्ट्रॉम क्रिएट होने लगता है। इस एनर्जी स्टॉर्म से जो सबसे पहले घायल हुए थे वो सन क्लेन के मेंबर ही थे और वो सभी लोग जो कि डाउडी लेवल तक नहीं पहुंचे थे एक एक करके पीछे की तरफ उड़ते जा रहे थे। हालांकि इस टाइम पे सन है तो वो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसकी बॉडी से पूरी तरीके से मर्डरस ऑरा रिलीज हो रहा था। इस टाइम पे उसके हाथ में जो था वो सन हेक्सी के सोल का जेट टैबलेट था और इसका मतलब था कि उसका बेटा मर चुका है। जिसके बाद वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है हेक्सी मेरे बेटे कौन है जिसने तुम्हें मारने की हिम्मत की, मैं उसके मांस को नोच लूंगा, उसकी हड्डियां निकाल लूंगा। उसकी बात को सुनकर सन क्लेन के वो मेंबर जिन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था जैसे ये सुनते तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि सन हेक्सी की मौत हो चुकी है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा डरते हुए संसुओं को देखते हैं। उन्हें पता था कि अगर ये डुई की स्ट्रॉम ऐसे ही बना रहा तो इससे काफी बड़ा नुकसान केवल उनके सन क्लेन को ही होने वाला था। हालांकि इस टाइम पे संसुओं को कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता था। इस टाइम पे संसुओ सबसे ज्यादा इस चीज से नाराज था कि उसके दोनों बेटों की जान चली गई थी और वो जानता भी नहीं था कि उनके दोनों बेटों को किसने मारा है। इसीलिए वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है, मुझे ये मत कहना कि वो बाइक लेन से है। जिसके बाद वो तुरंत कहता है नहीं असंभव, बाइंग के अलावा बाइक लेन में कोई भी नहीं है जो सन हेक्सी के लिए मैच होगा और बाइंग मेरे साथ ही रॉक हॉल से निकल गया था, वो सन हेक्सी को कैसे मार सकता है। जिसके बाद वो दोबारा नाम लेता है हुओ क्लेन। वो लोग काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्या बे हो सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है हुओ क्लेन मजबूत है लेकिन वो भी रॉक हॉल से बाहर निकल चुका है। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है अब एक ही बचता है जुओ क्लेन। उसे अच्छी तरीके से पता था कि जुओ क्लेन हमेशा ही लास्ट में एंटर हुआ है और वो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। यहाँ तक कि सन हेक्सी अगर डाउडी लेवल का वॉरियर है तो जुओ लेन भी 2nd स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर है और उनके बीच काफी बड़ा अंतर है। अगर वो दोनों लड़े होंगे तो जुओ लेन ने काफी आसानी से सन हेक्सी को मार दिया होगा और इसी की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी। हालांकि एशियन डेसोलेट टेंपल के अंदर काफी सारे लोग एंटर हुए थे लेकिन 4 क्लेन के अंदर के किसी भी यंग मास्टर को मारने की वो भला हिम्मत कैसे कर सकते थे। इसलिए उसे यही लग रहा होता कि जुओ क्लेन ने ही ये किया है। जिसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जियोन ने मेडिसिनल पिल का यूज करके अपनी चोटों को हील अप कर लिया था और रॉक हॉल के अंत की तरफ उड़ रहा होता है। यहाँ तक कि सन हेक्सी के एग्जाम्पल के बाद जियोन और भी ज्यादा अलर्ट हो गया था और अपनी स्पिरिचुअल पावर की जांच के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे की तरफ उड़ते उड़ते आखिरकार जोयान को अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से कुछ मिस्टीरियस फील होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है लगता है मैं लास्ट तक पहुंच गया। और इसके बाद जियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके अपनी जगह से भी गायब हो जाता है। इसके बाद जियोन जहाँ पे अपेयर होता है वो मिल्की व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइट होती है और ये एक गेट की तरह था जिस गेट से जियोन पहले एंटर हुआ था सेम वैसा ही ये गेट होता है जो देखकर जियोन कहता है लगता है यही वो गेट है जिसके बाद मैं एशियन फॉरेस्ट के अंदर जा पाऊंगा। अब तक जोयान को इस एशियन डेसोलेट टेंपल के अंदर घुसे हुए आधा महीना बीत चुका होता है और जियोन काफी सारी लड़ाइयों से भी गुजरा था और किस्मत से आखिरकार जोयान अब यहाँ तक पहुंचने में कैपेबल था। जिसके बाद जियोन जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वो मिल्की व्हाइट लाइट तुरंत ही जियोन को स्वैलो कर लेती है और एशियन फॉरेस्ट के बाहर एक जगह पर अचानक ओपन होती है। हालांकि तभी अचानक एक बार फिर से वही गेट ओपन होता है और जोयान के दाईं ओर एक और ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर अपेयर होती है। इस टाइप पे जोयान इस फॉरेस्ट को देख रहा था
जोयान को अजीब सा ही प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही जॉन अपने बगल में देखता है तो तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। उसने देखा था कि उसके सामने वाले पर्सन ने उसके जैसे ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और एकदम जोयान के जैसा ही वो लग रहा होता है। जिसके बाद जॉन उसे देखते हुए तुरंत ही कहता आखिरकार ये कौन है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जॉन ने फील कर लिया था कि इस बंदे की पावर सन हेक्सी से काफी ज्यादा है, इसीलिए जॉन शक भरी नजरों से उसे देखता है और इसके बाद ओल्ड गुयू से पूछता है क्या तुम उस पर्सन के बारे में जानते हो ओल्ड गुयू। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे मत पूछो। जिससे जॉन तुरंत ही थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो ओल्ड गुयू कहते हैं जब तुम इतने ही ज्यादा क्यूरियस हो तो जाकर उस बंदे से ही क्यों नहीं पूछ लेते, तुम आखिरकार मुझे क्या समझते हो। गुयू की डांट को सुनकर जॉन हेल्पलेस तरीके से स्माइल कर देता है और अपने आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखने लगता है। और इसके बाद तुरंत एशियंट फॉरेस्ट के अंदर एंटर होता है और पलक झपकते ही एक बहुत बड़े और ऊंचे पेड़ की शाखा पे जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके जोयान सोल कैप्चरिंग फ्रूट को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान उस मोटी सी शाखा के ऊपर क्रॉस लेग करके भी बैठा हुआ था, क्योंकि इस कंटिन्यू जर्नी के कारण जॉन काफी ज्यादा थक भी गया था और इस टाइम पे वो थोड़ा सा रेस्ट करने के बारे में सोचता है और आज का दिन रेस्ट करने का ऑप्शन चूज करता है ताकि वो अपने आप को तरोताजा कर सके, अपनी चोटों को रिकवर कर सके और डुईकुई को भी कुछ हद तक रिकवर कर ले। आखिरकार थकावट में उन लोगों से अगर उसका सामना हो गया जो कि डाउडी लेवल के वॉरियर है तो जोयान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए जोयान अपने फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करके आसपास की नेचुरल एनर्जी को अपनी बॉडी में भरना स्टार्ट कर देता है और इसकी हेल्प से जोयान की चोटें धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सूरज की पहली रोशनी के साथ जोयान की आंखें खुलती हैं और उसका ऑरा भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। जिसके बाद जोयान डीप फॉरेस्ट की तरफ देखता है और इसके बाद जोयान पता नहीं कैसे लेकिन बहुत अंदर तक देखते 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 एक मैजिकल बीस्ट को भी सेंस कर लेता है जो कि अभी गहरी नींद में था। ये देखकर जोयान तुरंत ही कहता है तो ये है। तभी वो मैजिकल बीस्ट भी अचानक ही कुछ खोज लेता है और इसके बाद अपनी बंद आंखों को ओपन करके गुस्से भरी नजरों से उसी तरफ देखता है जहां जोयान था और कहता है ह्यूमन तुम वास्तव में डाउडी लेवल के किंग की जासूसी करने की हिम्मत करते हो। और इसके बाद उसकी एक दहाड़ के साथ ही ये पूरी जगह और पूरा फॉरेस्ट कांपने लगता है। यहाँ तक कि इस फॉरेस्ट के अंदर के मैजिकल बीस्ट भी तुरंत ही पीछे भाग जाते हैं और उनके फेस इंप्रेशन भी काफी ज्यादा चेंज होते हैं। यहाँ तक कि इस दहाड़ से जोयान को भी कुछ प्रेशर फील होने लगता है और उसका चेहरा लाल हो जाता है, माथे की नसें फूलने लगती हैं और जोयान को थोड़ा सा सिर दर्द भी देने लगता है जिसके कारण पसीने से जोयान के पूरे कपड़े भीग जाते हैं। जोयान देख सकता था कि इस जगह पर प्रेशर बनना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और वो बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जोयान तेजी से चिल्लाता है और इसके बाद रिलैक्स करते हुए कहता है कितनी खतरनाक पावर है, केवल उसका रोर ही मेरी सारी एनर्जी को समाप्त करने में कैपेबल है, ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और इसके बाद जॉन तुरंत ही उस जगह से अपनी नजरों को हटा लेता है क्योंकि जॉन बिल्कुल उसे नाराज नहीं करना चाहता था। जॉन ने अंदाजा लगा लिया था कि उस मैजिकल के बीस्ट की पावर कम से कम 4 स्टार डाउडी लेवल पर तो होगी ही होगी। तभी गुयू कहते हैं तुम किस्मत वाले हो छोटे साथी कि उसने तुम पर अटैक नहीं किया, वरना तो एक ही अटैक में तुम्हारी लंका लग जानी थी। जिसमें जॉन हेल्पलेस तरीके से स्माइल करते हुए कहता ओल्ड गुयू आखिरकार वो किस टाइप का मैजिकल बीस्ट है और वो इतना खतरनाक क्यों है। तभी गुयू हंसते हुए कहते हैं वैसे तो वो केवल छोटा सा बंदर है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए उसे खतरनाक कहा जा सकता है। उनकी बात को सुनकर जॉन थोड़ा सा अपने फेस इंप्रेशन को चेंज करता है, लेकिन ओल्ड गुयू उसे बताना कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं वो टावरिंग जायंट ऐप है और उसकी पावर 5 स्टार डाउडी लेवल पर है। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर तो जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है, उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वास्तव में वो मैजिकल बीस्ट 5 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर होगा। जिसके बाद तो जोयान की आंखें सदमे से लाल हो जाती हैं। हालांकि तभी गुयू कहते हैं 5 स्टार डाउडी लेवल की वॉरियर की पावर इस एशियन डेसोलेट टेम्पल के अंदर किसी को भी मारने के लिए काफी है, इससे ये कहा जा सकता है कि वो जायंट ऐप काफी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि और इतना कहने के बाद ओल्ड गुयू जोयान को थोड़ा सा सस्पेंस में डाल देते हैं, जो सुनकर जोयान तुरंत ही कहता है बताओ 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 क्या है। तभी गुयू कहते हैं ऐसा लगता है कि इस जायंट को किसी ने किसी टाइप की सील लगाकर उसे सील कर दिया है। गुयू की बात को सुनकर तो जोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि 5 स्टार डाउडी लेवल के टावरिंग जायंट ऐप को वास्तव में किसी ने सील कर दिया था। ये कल्पना करना ही मुश्किल था कि उस बंदे की पावर कितनी होगी। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ठीक है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो चलते हैं, आखिरकार तुम्हें सोल कैप्चरिंग फ्रूट भी तो चाहिए है। अब मुझे ये मत बताना कि तुम सिर्फ 5 स्टार डाउडी के एक बंदर के चक्कर में सोल कैप्चरिंग फ्रूट को नहीं ढूंढने वाले हो। गुयू की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाता है। प्रेजेंट टाइम पे सोल कैप्चरिंग फ्रूट जोयान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके आसपास अपनी स्पिरिचुअल पावर को फैलाकर तुरंत ही आसपास की जगह को चेक करने लगता है और यहाँ तक कि 15 मिनट तक खोजने के बाद भी अब तक जोयान को कुछ भी नहीं मिला था, जबकि
क्योंकि उसने काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्ट के एक जोड़े को उकसा दिया था। हालांकि जॉन इस बारे में बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था और वो अपने स्पिरिचुअल पावर से एक एक इंच को स्कैन कर रहा था ताकि सोल कैप्चरिंग फ्रूट के बारे में उसे कुछ पता चल सके। इस टाइम पे टाइम भी काफी ज्यादा स्पीड से जॉन के हाथ से बहता जाता है और 2 घंटे निकल जाते हैं और इतनी खोजबीन के बाद आखिरकार मेहनत रंग लाती है और जॉन का पीला चेहरा और उसकी स्पिरिचुअल पावर आखिरकार उस जगह तक पहुंच चुकी थी जहाँ पे जॉन को एक झील दिखाई देती है जिसके बारे में हिडन क्लाउड के एल्डर ने उसे बताया था, जो कि एक रिंग की तरह थी और वो एक छोटे से टापू के अंदर थी और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जिसे देखकर जॉन कहता है मुझे मिल गया। तो चलो अब ये एपिसोड भी मैं यहीं पर एंड करता हूँ। क्या मिला है और क्या नहीं ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड पे। तो आई होप कि आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा, तो इसे एंजॉय करो और गुड नाइट।